बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 2 की। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखें, पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो फास्टेस्ट इसमें से कंपैरेटिवली आप देखें तो बाकी जो है वो रैम, रोम, यूएसबी ये बिल्कुल भी फास्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू द कैशे मेमोरी। इसका आंसर हमारे पास सी ऑप्शन कैशे मेमोरी है। हाउ मच इज 1 MB इक्वल टू 1024 KB। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। देखेंगे अवेलेबल कौन सी चीजें हैं। एक रैम वोलेटाइल है, बाकी रोम की तीनों टाइप्स गिवन है जो कि वोलेटाइल नहीं होती है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो बाकी डीवीडी, सीडी और फ्लॉपी इन सब की निस्बत ब्लू रे डिस्क जो है उसकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है। फिर उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये डेफिनेटली सॉलिड स्टेट है। बाकी हमारे पास ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्राइमरी मेमोरी जो है ये हमारे पास चिप मेमोरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अगेन हम देखेंगे कि जो अवेलेबल है इनमें से कंपैरेटिवली स्मॉलेस्ट किसकी है। तो कैशे मेमोरी की इनमें से स्मॉलेस्ट है, बाकी ये इससे बड़ी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज ऑब्सलीट। फ्लॉपी डिस्क है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही डिवाइस ऐसा पड़ा है इस चैप्टर में जो कि ऑब्सलीट हो चुका है। विच मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू। मेन मेमोरी करती है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी, यूएसबी और हार्ड डिस्क ये सब डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं सीपीयू के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस हैज सीक्वेंशियल एक्सेस टू डाटा। तो मैग्नेटिक टेप्स के बारे में पढ़ा कि डाटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, बाकी सब डिवाइसेस में हमारे पास तीनों में रैंडम एक्सेस है। वेयर आर द रजिस्टर्स लोकेटेड। ये हमें पता है सीपीयू के अंदर होते हैं, तो इसकी ऑप्शन इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स में देखें हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का जो है हमारे पास जो रिड्यूस्ड सिलेबस में इंफॉर्मेशन है वो जो टॉपिक्स शामिल हैं हमारे पास रिड्यूस्ड सिलेबस में वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमारे पास अगर बुक यूनिट में आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है आपके पास पेज नंबर 29 पर। लेकिन यहाँ पर अब आप देखें कि इसको हम इस तरह से, क्योंकि इतना हमने इसको स्टडी कर लिया इस यूनिट को, तो आप खुद से भी थोड़ा सा डिफरेंसेस लिख सकते हैं। कुछ मेन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपके पास टेम्परेरी भी हो सकती है और रोम भी हो सकती है, परमानेंट भी। आप ये जहन में रखिए, अगर आपका कंपैरिजन रैम के बारे में आता है तो भी आप यही टेबल बनाएंगे, सिर्फ यहाँ से परमानेंट का वर्ड निकाल देंगे क्योंकि रैम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होती है। लेकिन चूंकि इन्होंने प्राइमरी मेमोरी का वर्ड लिखा है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम भी आती है और रोम भी आती है। ये बहुत की डिफरेंस है, इसका आपने जरूर ख्याल रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन में चूंकि प्राइमरी मेमोरी है तो हम इसे कहेंगे कि ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी। इसीलिए नेक्स्ट लाइन जो है इसमें सिर्फ ये लिखा है इट कैन बी वोलेटाइल। अब ये वोलेटाइल अगर आप रोम की बात करेंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी है और वो वोलेटाइल नहीं है। लेकिन अगर रैम की बात आएगी तो हम कहेंगे कि रैम इज ऑलवेज इट इज वोलेटाइल। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वोलेटाइल नहीं है, इससे इंफॉर्मेशन लूज नहीं होती है अगर पावर ऑफ हो जाए। इस तरह दोनों के कंपैरिजन में जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट है और सेकेंडरी स्लो है। प्राइमरी मेमोरी का साइज जो है वो स्मॉलर होता है, जबकि इसकी कैपेसिटी सेकेंडरी की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैम। और इसी तरीके से जो रैम के अंदर डाटा है वो डाटा हमारे पास एग्जीक्यूशन के दौरान स्टोर होता है। अब जब भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी का कंपैरिजन करते हैं तो वन वे और द अदर हम रैम पर ही आ जाते हैं बेसिकली, क्योंकि जो रोम है वो बेसिकली बहुत उसका कोई कंपैरिजन इसके साथ बनता ही नहीं है सेकेंडरी मेमोरी के साथ। लेकिन फिर भी हम उसको जहन में जरूर रखेंगे कि रोम भी प्राइमरी मेमोरी में आती है। तो इस तरह जो सेकेंडरी मेमोरी है इस पे डाटा हमेशा मौजूद होता है, एग्जीक्यूशन से पहले भी, एग्जीक्यूशन के दौरान भी और एग्जीक्यूशन के बाद भी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस। इसके लिए पेज 29 पर एक्सेस मोड्स हैं, इनको दोबारा मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करती। पॉइंट वाइज आप इनका खुद से डिफरेंस बना सकते हैं। मैं हर चीज़ 100% जो है वो की बुक की तरह आप लोगों को प्रिपेयर करके देने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग चेक करवाना चाहते हैं मुझे तो आप इसके डिफरेंसेस बना के खुद से तो मुझे चेक करवा लें, ताकि थोड़ा सा काम हम स्टूडेंट के एंड पे छोड़ते हैं कि वो थोड़ा सा उसको भी कुछ क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना आता हो। तो ये पैराग्राफ है, इसमें चाहे तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं
कि दो मेजर एक्सेस मेथड्स जो हैं उसमें सिक्वेंशियल एक्सेस में सीरियल ऑर्डर में सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, रैंडम में आप एट रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल स्लो है, रैंडम फास्ट है, और इस तरीके से आप इनका कंपैरिजन एक दूसरे से जो है वो बना सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो आप इनका मतलब इनकी स्पीड के लिहाज से बता सकते हैं कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। उसके अलावा आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डाटा एक्सेस टाइम इज इन सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस मोर देन रैंडम एक्सेस। तो ये चीज आपके पास एज इट इज लिखी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा जो लाइंस है मैंने काट दी हैं, इसके बाद इसका फ्लो जो है वो टेक्स्ट का ठीक बन जाता है आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पे कंक्लूजन के तौर पे कंक्लूडिंग लाइन मैंने लिख दी है, देयरफॉर डाटा एक्सेस टाइम इन सिक्वेंशियल एक्सेस टाइम इज मोर देन डाटा एक्सेस इन रैंडम एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ कैशे मेमोरी इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर व्हाट विल हैपन टू इट। अब ये चीज यहाँ पर इसका आंसर मेंशन नहीं है बुक में, लेकिन इसका आंसर भी थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लेवल पे भी खास तौर पे। पहली बात तो ये है कि आप टेक्निकली अगर देखें तो आप कैशे को रिमूव कर ही नहीं सकते। आप सीपीयू में से कैशे निकालेंगे कैसे, और निकालेंगे तो आप उसको आपका सीपीयू ही बेकार हो जाएगा। तो अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें से मेमोरी को रिमूव कर सकें। हाँ, अलबत्ता आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसका आंसर आपको राइट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल था तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपके ऊपर नहीं छोड़ी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप लोग खुद थोड़ा सा अपनी प्रायर नॉलेज को यूज़ करके खुद से आंसर फ्रेम कर सकते हैं, वहाँ मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगी कि आप खुद कोशिश करें, एफर्ट पुट करें। लेकिन जो चीज़ आपके नॉलेज से थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट है, वहाँ डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो इसका देखें कि इफ़ द कैशे वर डिसेबल्ड और रिमूव्ड, इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स लिख दिए हैं। बेसिकली रिमूव नहीं की जा सकती। द सिस्टम और डिवाइसेस एसोसिएटेड विद द कैशे वुड बी हैंडीकैप्ड, वो रुक जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। जो जिन चीज़ों ने टास्क ने परफॉर्म करना है, किसने कौन से डिवाइसेस हैं, वो सीपीयू है जिसको मेमोरी चाहिए कैशे से, and have to go back to the source of data that otherwise would be cached on the disk। अब सीपीयू जो है वो कैशे में उसको मेमोरी में मिल ही नहीं रही स्पेस, तो वो जो डाटा है उसको वो कैशे में नहीं मिल रहा, तो वो डिस्क से डाटा रीड करेगा जाके डेफिनेटली, या डिस्क से करेगा, या इवन डिस्क पर भी डाटा नहीं है तो वो नेटवर्क पे से डाटा रीड करेगा जहां भी, यानी देखें वो करीब से दूर जा रहा है। कैशे में चेक करेगा, कैशे से रैम में जाएगा, रैम से हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क में भी ना मिला तो नेटवर्क पे जाएगा। तो ये उसका सीक्वेंस होगा। तो इसलिए नेक्स्ट मैंने ये लिख दिया है कि डिसेबलिंग द कैशे वुड स्लो थिंग्स डाउन एज इट वुड हैव टू लोड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। तो अगर नेटवर्क की उसमें से निकाल भी दें ऑप्शन, तो फिर हार्ड ड्राइव से उसको डायरेक्ट डाटा लेकर आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाएगी। बट इन रियल लाइफ आप कैशे को रिमूव कर नहीं सकते हैं। अगर रिमूव करेंगे तो आपका जो प्रोसेसर है वो डैमेज होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसका जो स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट होता है कि बस एक हेडिंग गिवन हो और उसका आंसर एज इट इज बुक में गिवन हो। तो डिफाइन मेमोरी वर्ड, और पेज नंबर 30 पे आपके पास कंप्लीट आंसर मौजूद है। उसके बाद अगेन थोड़ा सा थिंकिंग के वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। आप मैं समझती हूँ कि इसके आप पॉइंट्स खुद बना लेंगे। अब ये स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, एक्टिव प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करती है, जो मैंने जैसे ऊपर लिखा है कि ये जब एग्जीक्यूशन के दौरान ही रैम में डाटा होता है। इसके अलावा ये आपके पास वोलेटाइल होती है, और उसके अलावा अब इसको आपने प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिख देना, क्योंकि ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। उसके अलावा रैम जो है इसका इम्पैक्ट आता है कंप्यूटर की स्पीड पर, और उसके अलावा जो है आपके पास बस इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिसएडवांटेज बेसिकली इसका यही इसका फीचर भी है इंपॉर्टेंट कि ये वोलेटाइल है, हमें इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से रोम के बारे में भी आप लिख लेंगे कि पहली बात लिख लें, पहला पॉइंट कि इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, फिर उसके बाद लिख लें इट इज वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के इसमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, स्विच ऑफ करने से पावर ऑफ करने से लॉस नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल वाला पॉइंट लिख लें। इसी तरह से इसमें लिखने के इंस्ट्रक्शंस कौन सी वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसमें राइट की होती हैं, और फोर्थ पॉइंट में आप लिखने के इसमें डाटा राइट किया जाए तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ रोम की बात कर रहे हैं, इसके भी टाइप्स की बात यहाँ पर आपसे नहीं पूछी गई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द साइज ऑफ रैम अफेक्ट्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ये भी एज इट इज आपको आंसर गिवन है, तो यू वुड बी क्वाइट हैप्पी टू सी इट। आपने सिर्फ इसको निशान लगाना है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट काम होता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक निशान लगाना है। राइट लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी के आपने कुछ टाइप्स बतानी है, तो आपको इसमें एक कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स, ये दो ही चीज़ें गिवन है। इसको आप यहाँ यहीं से नोट डाउन कर लें। ये बस फिगर से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो आपने इसमें काटने हैं, बाकी एज इट इज़ आपने ये भी याद कर लेना है, इसको समझ भी लेना है और उसके बाद याद रखना है इसको, और कॉन्सेप्ट को समझा भी करें। और हमेशा मैं ये कहूँगी क्वेश्चंस के आंसर लिखते वक्त लैंग्वेज का स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एज इट इज़ रट्टा लगाना है, इसको मेमोराइज करना है, बल्कि आपने इसको समझना भी है। क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट आपने पुट नहीं की होती। जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो इनको आंसर्स को राइट कर सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए डेफिनेटली आप अपने हर सब्जेक्ट के साथ साथ जिस भी ज़ुबान में वो सब्जेक्ट है, अगर कुछ उर्दू बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं तो उर्दू ज़ुबान पे भी तवज्जो दें, और इसी तरीके से जो इंग्लिश बेस्ड सब्जेक्ट हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आप उतनी ही तवज्जो दें, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अपनी जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं अपने उसको एक्सप्रेस कर सकें। तो इसके बाद इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।